जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग जनवरी मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, जितना भी जनवरी मंथ का करंट अफेयर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं उनको यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी करंट अफेयर पढ़ाई है उसका आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर की। तो वहाँ पे जा करके आप वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे तो सारी आपको पीडीएफ जिस वीडियो के नीचे आप देखेंगे उसको ही आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं जितने भी जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी ने वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि वर्जिन नारियल के को किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन आपके बिहार, केरल, अंडमान निकोबार या चंडीगढ़। तो आपको इसमें बताना है कि किसको दिया गया है वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग। तो इसका सही जवाब जो दिया गया है वो है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग 2025 जनवरी में दिया गया है। जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं उनको यहाँ पे हम आपके लिए बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यह उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम लोग जीआई टैग देते हैं, यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए, ये चर्चा में काफ़ी था और इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, तो इसको याद रखिएगा कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पेमा खांडू, एन चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ या ममता बनर्जी। तो जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग सही जवाब क्या है। तो एन चंद्रबाबू नायडू को सबसे अमीर मुख्यमंत्री का दर्जा इस वर्ष मिला है 2025 जनवरी में। अब देखिए कि जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं इनकी कुल संपत्ति देखी जाए 931 करोड़ रुपए है। तो आप समझ रहे होंगे एक सीएम पद के लिए कितनी ज़्यादा अमाउंट है कि 931 करोड़ इनकी संपत्ति है, जो कि पूरे भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी है। और अगर सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मात्र 15 लाख इनकी है। कितनी है? 15 लाख रुपए इनके पास हैं, जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री के तौर पे जानी गई। इनका रिकॉर्ड है सबसे गरीब और सबसे अमीर का किसका है, तो एन चंद्रबाबू नायडू का। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था। ऑप्शन आपके देंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन है जिनको गणतंत्र दिवस में बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। तो आप जानते हैं इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे तो उनको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2025 में जो इसकी थीम रही थी गणतंत्र दिवस की, वो थी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत और विकास, यह इसकी थीम थी। और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, तो उनका नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेगा प्रबोवो सुबियांटो। यह इनके राष्ट्रपति थे जो इंडोनेशिया के, जो भारत में मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। अब गणतंत्र दिवस से कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो हमें यहाँ पे देख लेने हैं। जैसे गणतंत्र दिवस के बारे में ये क्वेश्चन है कि उसमें जो झांकियाँ निकाली गई थी, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर पुरस्कृत किसे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ पर आधारित थी, जो कि आप देख ही रहे हो कि महाकुंभ का पर्व इस समय मनाया जा रहा है। तो महाकुंभ पे आधारित झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको पहला नंबर। दूसरा नंबर त्रिपुरा की झांकी जो शाश्वत श्रद्धा पर आधारित थी। तीसरा आंध्र प्रदेश की झांकी जो एटिकोपका खिलौने, पर्यावरण अनुकूलन लकड़ी के खिलौने पर आधारित झांकी थी। अगर ये तो बात थी राज्यवार। अगर मंत्रालय का पूछ ले कि किस मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो ये कुछ पॉइंट है, तो इनको भी आपको साथ में याद रखना है। आप परेशान न होइए, इसका PDF हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप अच्छे से पूरा वीडियो देख करके सिर्फ इसको समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट है जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जाना गया है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या सिंगापुर। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंट्री का पासपोर्ट है जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। अब देखिए, आपको ये बताना है कि इसमें जो 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग थी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की रैंक बताइए। तो भारत की इसमें क्या रैंक थी, कमेंट करके हमको नीचे बता दीजिएगा, ठीक है। तो पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का है 2025 का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो गुजरात के जामनगर में, कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बना रही है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का हब बना रही है गुजरात के जामनगर में। वो कौन सी कंपनी है? ऑप्शन है बिरला इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप या अडानी ग्रुप। तो बताइए, इसमें कौन सी कंपनी है जो गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने का काम कर रही है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो आप जान ही गए होंगे, डाटा सेंटर की बात हो रही है तो सीधा संबंध आता है रिलायंस ग्रुप का। तो कौन सी कंपनी बना रही? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको बना रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी, जिसके चेयरमैन कौन है? तो मुकेश अंबानी जिसके चेयरमैन है, के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, वीडियो को आप स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा, 1.5x या 1.5 या 2x में करके आप जल्दी जल्दी इसको आराम से इसको देख भी सकते हैं। अब देखिए, जनवरी 2025 में भारत के कौन सा शहर 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बनने के 100% चांस है। 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन है दिल्ली, इंदौर। देखो, दो शहरों को यहाँ पे शामिल किया गया है। सबसे पहले आप बात समझ लो, 31वें वेटलैंड शहरों में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है। तो उन दो शहरों का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है दिल्ली इंदौर, उदयपुर इंदौर, सांची उदयपुर या ग्वालियर इंदौर। तो आपको बताना है कि किसको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जयपुर इंदौर। तो किसको शामिल किया गया है? तो जयपुर इंदौर को वेटलैंड 31वें वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया। तो दो शहर जयपुर और इंदौर। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। ये तो आप जानते हैं कि सबसे साफ शहर का खिताब इसके नाम पे है। लगातार 7 बार इसको मिला है। किसको? इंदौर को लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, ठीक है। इसी के साथ शहर ने एक और किताब अपने नाम कर लिया। इंदौर को विश्व के 31वें टॉप वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही लिस्ट में इस नगरी के दुनिया के मशहूर राजस्थान के राजस्थान के उदयपुर को भी शामिल किया गया है। तो एमपी का इंदौर है, एमपी का इंदौर और राजस्थान का जयपुर, इन दो शहरों को शामिल किया गया है दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की सूची में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता, इसी को यूसीसी बोला जाता है, को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? यानी आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब समान नागरिक संहिता ये होती है कि उस राज्य में अगर इसको समान नागरिक संहिता को लगा दिया जाए तो चाहे जिस धर्म के व्यक्ति वहाँ पे रहते हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, मतलब जितने भी धर्म के लोग वहाँ पे होंगे उनके लिए कानून क्या होंगे? तो कानून सेम होंगे। वहाँ पे सेम कानून लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है समान नागरिक संहिता। यानी सभी समुदायों के लिए एक जैसा कानून होगा, ठीक है। तो वो राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके बिहार, उत्तराखंड, गुजरात और केरल। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा है? तो उत्तराखंड।
कौन सा है? उत्तराखंड। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय ही गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पे इसको यूसीसी को लागू करा गया था, तो वो ब्रिटिश समय की बात है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर पूछा जा रहा है कि पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटिश समय में गोवा को लागू कर दिया गया था, लेकिन वो आज़ादी के पहले की बात है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखते हैं कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कब लागू किया? 27 जनवरी 2025 को। जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी की है सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। समान नागरिक संहिता के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले नागरिकों के लिए निजी मामलों में से एक समान कानून होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या जात के क्यों ना हो। तो अब आप बात समझ गए कि सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, उसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो आज़ादी के समय किसको मिला था? तो आज़ादी के समय गोवा राज्य में लगाया, मतलब सॉरी, आज़ादी के टाइम यानी कि ब्रिटिश समय में, आज़ादी से पहले गोवा पे लगाया गया था और आज़ादी के बाद उत्तराखंड राज्य पे लागू किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बहुत रहा था, तो इसको बिल्कुल हमको दिमाग में रट लेना है। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक R1 नाम का नया एआई मॉडल लॉन्च किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन इससे पूछने के बिल्कुल 100% चांस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एआई मॉडल लॉन्च किया। ओपन एआई का जो है चैट जीपीटी, आपने सुना होगा ओपन एआई का ही चैट जीपीटी है, तो उसको पीछे छोड़ दिया है। अब डीप सेक R1 नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, अमेरिका। तो आप बताइए इन चार में से एक ऑप्शन सही है, उसका सही जवाब क्या है? तो चीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए चीन इसका सही जवाब है। तो डीप सीक एक एडवांस एआई मॉडल है, ठीक है, जिसे गांजो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। डीप सीक V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। यह ओपन एआई चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया है, ठीक है। यानी कि किसको पीछे छोड़ दिया? तो ओपन एआई के चैट जीपीटी को इसने पीछे छोड़ा है। और यह किस देश ने डेवलप किया है? तो चाइना ने डेवलप किया है। क्या नाम इसका है? तो डीप सीक। आप इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो का बताइए, इसमें नए अध्यक्ष इस समय कौन बनाया गया है वर्ष 2025 में? SS किरण कुमार, डॉक्टर के सिवान, S स्वामीनाथन या V नारायणन। तो आप सभी अगर इसको पढ़े होगे तो बिल्कुल इसका सही जवाब दोगे कि कौन बने हैं? तो V नारायणन को बनाया गया है। इसरो का नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष बनाया गया है V नारायण को। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसरो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि V नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्यभार संभालेंगे। कौन से नंबर पे बने हैं? तो ये 11वें नंबर पे बने हैं, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। नए अध्यक्ष इसके डॉक्टर V नारायणन है। तो बिल्कुल ये चीज़ आपके दिमाग में होगी। किस नंबर के बने हैं? तो 11वें नंबर पे बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर V नारायणन बने हैं, ठीक है। किसके अध्यक्ष बने हैं? तो इसरो के अध्यक्ष बने हैं। बस इतनी सी जानकारी आपको दिमाग में अपने रखनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चों का जन्म किस राज्य में हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जो जनवरी की करंट अफेयर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बेस है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो साइंस वाले पोर्शन में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल के पर्पज से हो या वनडे एग्जाम में, सबके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जानते हो, बस उसका वेटेज बढ़ता घटता रहता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत के पहले जनरेशन बीटा नाम क्या दिया? जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है आइजोल, कोची, सूरत या नई दिल्ली। तो कहाँ पे हुआ है? तो खूब चर्चा में था, आइजोल यानी मिजोरम में हुआ है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखिए नाम क्या रखा है? जनरेशन बीटा। तो फ्रैंकी रेन अटिक्का जेडेंग नाम का एक
बच्चा जो भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। इसका नाम भी आपको याद रखना है, राज्य याद रखना है कहाँ पे है, तो आइजोल, आइजोल ठीक है, यानी मिजोरम आइजोल। नाम क्या है, तो फ्रेंकी रिनओडिका जिंडेंग, ठीक है। ये बच्चा है, जनरेशन का क्या नाम दिया गया, तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया। इसका जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। भविष्यवादी मार्क मैक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द का प्रयोग किया है। तो जेन बीटा का ही मतलब है जनरेशन बीटा, ठीक है। आपको इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। देखो नाम क्या दिया है, तो जेनरेशन बीटा या जेन बीटा आ जाए, ठीक है। किस वर्ष के लिए, तो 2025 और 39 के लिए, ठीक है। कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, तो आप तुरंत बताएंगे मिजोरम के आइजोल में। बच्चे का क्या नाम है, तो बच्चे का नाम ये। तो 4 पॉइंट आपको बिल्कुल सेट कर लेने हैं दिमाग में, क्वेश्चन अगर आएगा इससे तो यहीं से फंसेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है, जनरेशन का क्या नाम है, तो जनरेशन बीटा नाम रखा गया है। किस वर्ष के लिए, 2025 और 39 के बीच में। कहाँ पे पैदा हुआ, क्या नाम था, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2025 के बाद 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे की पीढ़ी को क्या नाम दिया गया। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा, उसी को जेन बीटा कहा हमने। क्या कहा, जेन बीटा, या उसी को हम लोग कहते हैं जेन बीटा। तो यही है उसका नई पीढ़ी का नाम। तो आप जान गए कि जनरेशन बीटा या बीटा जनरेशन, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई। देखिए आप लोग एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जितनी भी करंट अफेयर हम बताते हैं उनमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ जरूर बता देते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने से आइडिया लग जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पे, ठीक है। अब देखिए जो घटना भारत में या वर्ल्ड लेवल पे, वो चाहे साइंस से रिलेटेड हो या इकोनॉमी या अन्य किसी इश्यूज से रिलेटेड हो, पहली बार घटित हो, उसको आपको बिल्कुल रटना है, उसको रट्टा मारना है, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो भारत में पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना हुई है, पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कहाँ पे आयोजित करी गई है, तो उसका राज्य का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है जामनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, लखनऊ यूपी। तो कहाँ पे की गई है, तो आप जानते हैं कि जामनगर गुजरात में यह जनगणना की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि देखिए जामनगर गुजरात में जनगणना की गई है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी वेटर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच गुजरात के जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित हुई। तो आपको याद क्या रखना है, कहाँ पे की गई, किस अभ्यारण्य में की गई, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की गई। वेडर पक्षी वे पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन, लंबी चोंच, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि भी जीवित रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, ये जनगणना जो की गई है किस राज्य में, तो जामनगर गुजरात में की गई है, ठीक है। किस अभ्यारण्य में की गई है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दो इसमें कब से कब, तो 3 से 5 जनवरी, हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि वेडर पक्षी की जनगणना की गई है। और वेडर पक्षी कौन से होते हैं, जिनकी लंबी पैर होते हैं, लंबे गर्दन होते हैं, लंबी चोंच होती है, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं, तो उथले हुए पानी पे निवास करते हैं। तो बस इतना आपको इसमें अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया है, सुधारों का वर्ष। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, बताइए रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो किसने घोषित किया है 2025 को, तो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है 2025 को सुधारों का वर्ष, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत ने 2025 को रक्षा सुधारों का साल घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। सेना के
तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर, अंतरिक्ष, एआई जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान देने की योजना है। रक्षा उत्पादों को दुनिया भर में निर्यातक देश बनाने पर जोर है इसमें। ठीक है, तो किस में दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने दिया है सुधारों का वर्ष। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस राज्य में दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली, क्या नाम है इसका? बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो एक दुर्लभ प्रजाति तितली की खोजी गई है। ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जान ही रहे होंगे। तो उसका नाम है बैंडेड रॉयल तितली। तो ये किस राज्य में पाई गई है? उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? तो त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्या है? त्रिपुरा। देखिए, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि पर्यावरण से भी निकल के क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। तो इसी तरीके से करंट अफेयर पूछी जाती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपस में मिला करके पूछी जाती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो ये सभी जानते हैं, खूब चर्चा में था। ऑप्शन आपके उत्तरी लखीमपुर, धुबरी, डिब्रूगढ़ या करीमगंज। तो असम सरकार ने घोषित किया है कि राज्य की दूसरी हम लोग राजधानी बनाएंगे। ठीक है, तो किसको बनाएंगे? तो डिब्रूगढ़ की। अभी असम की क्या है? तो असम की दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है, लेकिन ये दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनाने की इन्होंने घोषणा करी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या है? डिब्रूगढ़ इसकी नई राजधानी होगी। डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण विकसित शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना और संपर्क को सुधारना है। स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण 25 जनवरी 2026 को शुरू हो गया है। वर्ष 2027 इस साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। मतलब टारगेट इन्होंने रखा है कि 2027 तक हम इसको राजधानी बना देंगे। और फिर विधानसभा की जितनी चर्चा वगैरह होंगी तो राजधानी में ही चूंकि होती हैं, तो कहाँ पे होंगी? तो डिब्रूगढ़ में ही हुआ करेंगे। डिब्रूगढ़ ब्रिटिश काल में चाय, तेल और कोयला व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से बनाया जा सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये किसके लिए फेमस था? तो चाय, तेल और कोयला के लिए यह बहुत अच्छा व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था डिब्रूगढ़। इसको राजधानी बनाने की घोषणा असम सरकार ने करी है और इसका कार्य चालू हो गया 25 जनवरी 2026 से भवन निर्माण का कार्य चालू होगा विधानसभा का। और 2027 में यह माना जा रहा है कि 2027 में यह विधानसभा यहाँ की बनके तैयार हो जाएगी और यहीं पे जितनी भी चर्चाएं होंगी करी जाएंगी। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया? देखो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन आपसे क्या पढ़ा था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो 2025 को किस में घोषित कर रहा था? सुधारों का वर्ष। किसमें? 2025 को ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, सुधारों का वर्ष। क्या पढ़ा था? सुधारों का वर्ष। ठीक है, ये आपने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन। तो इसको किसने घोषित किया था? तो रक्षा मंत्रालय ने। लेकिन अब ये नीचे क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? समुदाय का वर्ष आपके ऑप्शन दिए हैं 2025, 26, 27 या 30। तो आप सभी जानते हैं कि 2025 को ही समुदाय का वर्ष घोषित किया है। किसको? 2025 को। और इसी को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित करी है? तो बताइए, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित करी है? ऑप्शन आपके दिए गए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो किसने विकसित करी है? तो उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका को डेवलप किया है। उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका को डेवलप किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में विकसित महाभारत वाटिका, कहाँ पे? हल्द्वानी में इसको विकसित किया गया है। उल्लेखित 27 पौधों की प्रजातियां इसमें शामिल हैं। देखिए अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ठीक,
महाभारत वाटिका में महाकाव्य में लगभग 37 जितनी भी प्रजातियां उल्लेखित थे उनमें से 37 प्रजातियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। जो वाटिका बनाई जाएगी उसमें 37 प्रजातियां, महाकाव्य में जो जो प्रजातियां थी उनको यहाँ पे लगाया जाएगा, उनको यहाँ पे डेवलप करा जाएगा। तो ये टोटल 37 प्रजातियां जो है महाभारत वाटिका में लगाई जाएंगी, जो महाकाव्य में जिन प्रजातियों का उल्लेख था। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानिमो वायरस, आप जानते हैं कि ये वायरस चर्चा में था, HMPV। आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग मना कर रहे थे कि इसमें खांसी आए गले में और जुखाम हो जाए, ठीक है, जकड़ा टाइप का हो जाए, ठीक है, इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अगर एक दिन में नहीं सही हो रहा है तो 2 से 3 दिन में अगर चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इस तरीके के HMPV वायरस के होने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानिमो वायरस, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि HMPV वायरस जो था ये सभी जानते हैं कि चाइना से आया था, ठीक है, चाइना से, इसका ऑप्शन बता दिया, चाइना से आया था। लेकिन इस वायरस का आपको नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा, ये नोटिस करिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। HMPV वायरस का नाम आपसे पूछा जाएगा। ये विकसित कहाँ से हुआ, तो चीन से हुआ। इसका नाम क्या था, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, कौन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन, इसमें भी आया क्वेश्चन पहले जैविक मत्स्य पालन, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है, कहाँ पे किया है, किसने, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने। तो कहाँ पे किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन इसका सही है सिक्किम पे किया है। कहाँ पे, सिक्किम पे। तो चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं क्या खास चीजें हैं। देखिए इसमें केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। गुवाहाटी में 50 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिक्किम के सोरोंग जिले में अपनी तरह का पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा, जलीय कृषि में स्थिरता को भी बढ़ाया जाएगा। तो कहाँ पे, तो सिक्किम के सोरोंग जिले में। कहाँ पे, सोरोंग जिले में। एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशकों से मुक्त जैविक मछलियाँ वैश्विक पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों में प्रवेश करेंगी। नाबार्ड वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो तकनीकी जो सहायता है वो कौन देगा, तो नाबार्ड देगा, मतलब टेक्नोलॉजी और जो भी फंड वैल्यू है वो नाबार्ड इसको देगा, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया है प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ, तो सिक्किम के सोरोंग जिले में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, नाम क्या दिया गया है, बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, ठीक है, कहाँ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो ये कांच का ब्रिज है, तो इस पुल का नाम बताना है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। ऑप्शन आपके देंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, तो आप जानते ही होंगे, पढ़ा होगा, तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 31 दिसंबर 2024 को कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया। यह कांच का पुल कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंचे तिरुवल्लपुरम प्रतिमा से जोड़ती है। तो देखो अब क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि ये कहाँ पे बनाया है, तो तमिलनाडु बनाया है। या किन दो चीज़ों को जोड़ता है, किन को जोड़ने का काम करता है, इसकी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यह कांच का जो पुल है कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, किसको, एक तरफ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरी तरफ जो एक प्रतिमा बनी है तिरुवल्लपुरम प्रतिमा से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में
केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? यानी भूस्खलन को उन्होंने गंभीर प्रकृति की आपदा के तौर पे घोषित किया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, राजस्थान, केरल या तमिलनाडु। तो बताइए कहाँ पे घोषित किया गया है? तो केरल में। इसको याद रखिएगा, केरल में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बताइए बाल विकास कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ किया गया? बाल विकास 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो इसका ऑप्शन आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या इसमें गुजरात को 2 बार लिख दिया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें बताइए कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। गुजरात यहाँ पे 2 बार है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? अब क्या है? भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ने की भी जरूरत है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके DRDO, UGC, CBC, CBI। तो किससे संबंधित है? तो ये CBI से हमारा संबंधित है पोर्टल, भारत पोल पोर्टल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि CBI से रिलेटेड है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल इंटरनेशनल पुलिसिंग में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल से मदद ले सकेगी। साथ ही विदेशी जो लॉ हैं इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी इसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारत पोल की मदद से भारतीय एजेंसियों को आसानी संपर्क, यानी कि जो भी विदेशी, चाहे वो क्रिमिनल हो या भगोड़ा हो, अगर वो भारत से भाग करके मान लो भारत से भाग करके वो अमेरिका में छिप जाता है, रहने लगता है, तो भारत, ये जो आपने नाम सुना कि भारत पोल पोर्टल, तो इसकी मदद से भारत ने इस पोर्टल को डेवलप किया है। इसकी मदद से जो विदेश की एजेंसियां हैं वो भी इनको अपडेट करेंगी और मदद करेंगी। ठीक है, इससे उसको पकड़ा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन आपके दिए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह, विकास लेखरा या सतीश त्रिपाठी। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है? तो आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि 18 जनवरी 2025 को भारतीय सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया है। और जानते हैं CRPF की स्थापना 1939 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर अब दिल्ली पे है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली पे है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? मिशन का क्या नाम है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है लेक्सी। ठीक है, कहाँ पे? तो चांद से पृथ्वी, तो आपको याद रखना है चांद। ठीक है, चुंबकीय आवरण के लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं नासा, इसरो, जाक्सा, कासा। ठीक है, देखो जो की पॉइंट हुआ करे उनको पहले हाईलाइट कर लिया करो। मिशन का नाम क्या है? लेक्सी। तो कौन सी संस्था है जो इस पे काम कर रही है? तो आप जानते हैं नासा। ठीक है, नासा। इसरो भारत की है, जासा जापान की है। ठीक है, चलिए देखिए अब लेक्सी मिशन का नाम क्या है? लूनर इन्वायरमेंटल हेलिस्पोरिक एक्सरे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा ने लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च किया। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वास्तविक तस्वीर लेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसको फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नासा का वहाँ पे स्पेस सेंटर, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लीजिए, जरूरी बात यह है आपके लिए कि जो लोग RO, ARO या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर कंप्लीट नोट्स विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण यानी कि GS के कंप्लीट नोट्स चाहिए, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतर कंटेंट, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही वहाँ पे डाली गई हैं, तो आप वो नोट्स आराम से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम के लिए, सबके लिए परफेक्ट होगा। तो आप जा करके वो नोट्स अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तुहिन कांतो पांडे, अरुणीश चावला, संजय मल्होत्रा, नारायण दास। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किसको नियुक्त किया गया है राजस्व सचिव के पद पे? तो वो है तुहिन कांता पांडे, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि किस राज्य या यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोल टनल या सोनमर्ग टनल, अब तुरंत आप जान गए होंगे कि सोनमर्ग गुलमर्ग का अगर नाम आ जाए तो वो एक ही स्थान पे है, वो कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो का उद्घाटन किया है, तो आप समझ गए कि जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब इस टनल के बारे में अगर हमें थोड़ा सा जानकारी लेना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लेह राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित 2400 करोड़ की लागत पे बनी रणनीतिक जेड मोड सुरंग, उसी को टनल कहा गया, का उद्घाटन किया। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख के क्षेत्र में पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी कदम के रूप में जानी जाएगी। अगला देखते हैं, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेंगचू 1 प्रारंभ किया है? तो आप नाम से थोड़ा सा गेस कर रहे होंगे कि इस टाइप के नाम सिर्फ एक ही जगह पे होते हैं, वो होते हैं कहाँ पे? चाइना पे। तो चाइना ने 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र को प्रारंभ किया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकले हुए जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो आप जानते हैं कि ये जो गैस रिसाव हुआ था भोपाल, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भोपाल में हुआ था। तो भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है कि जहरीली गैस का जो कचरा था उसका निपटान कार्य शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन इसका बन करके यहाँ से आएगा। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल, ठीक है, उत्पाद मॉडल। और इकोनॉमी से याद आया कि जितनी भी अभी तक आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे जीएस के, उसमें से इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट हो गया है। तो हमने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जानकारी आपको अच्छे से मिल पाएगी, वहाँ से जाकर के आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उड़ीसा, झारखंड, केरल या छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ यह योजना भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करेगी। जलवायु विनिमय, मृदा संवर्धन, जल संशोधन, कार्बन अवशोषण जैसे प्रमुख लाभ राज्य की आर्थिक योजना में एकीकृत किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तेंदुपत्ते, लाख, शहद, औषधि पौधे जैसे वन उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? यानी कि स्वदेशी पैरासीटामोल यानी कि भारत में बनने वाली पैरासीटामोल का विकास किसने किया है, उसका नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो फाइजर या फिर सन फार्मास्यूटिकल या फिर CSIR या सिप्ला, ये कंपनी दी है कि फाइजर ने किया है कि या सन फार्मास्यूटिकल ने किया है या CSIR ने किया है। बताइए इतने या सिप्ला, इतने कंपनियों के नाम दिए, तो उसमें से किसने पैरासीटामोल का विकास किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? CSIR ने किया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसरो ने
किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इसरो का ये 100वां मिशन था, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जनरेट करे जा सकते हैं। मिस आपके दिए गए हैं कि उस रॉकेट का नाम दिया गया है PSLV C61, GSLV F-15, PSLV C62, SLV F-16। तो ये आपके नाम दिए, तो बताइए किससे किया गया है? तो GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, इस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया है। ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को से लॉन्च किया गया है। NVS-02 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ठीक है, तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की है? 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की है? तो ये आपको बताना है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। तो बताइए किसको बनाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू को की गई है। इसको पढ़ते हैं कि जम्मू को 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया, जो उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीजन बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रिया सिंघा, निकिता पोरवाल, काम्या कीर्तियन या कोनरू हम्पी। तो आप याद रखिएगा, जो हमने बताया जो भारत में पहली बार हो या विश्व में पहली बार हो, वो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो काम्या कार्तिकेयन ये हैं जो पर्वतारोही के रूप में महिला पर्वतारोही हैं, जो सबसे कम उम्र की हैं और ये सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हाल ही में, एक सेकेंड, हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो कहाँ पे किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि ये चर्चा में भी था, तो पूछ रहा है भारत में चीन सीमा पे, और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी चीन से रिलेटेड बॉर्डर के दिए गए हैं। तो इस चीज़ को समझना है, तो कहाँ पे किया गया? तो लद्दाख में किया गया। कहाँ पे? लद्दाख में किया गया। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में पैंगोंग त्सो के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका अनावरण भारत और चीन द्वारा डेमचोक और डेपसोंग में सैनिकों की वापसी पूरी करने के तुरंत बाद किया गया, जिसने 4.5 वर्ष से चल रहा सीमा गतिरोध को समाप्त करेगा या समाप्त हो जाएगा। तो 4.5 साल से सीमा गतिरोध चल रहा, तो उसको समाप्त करने के लिए इसको किया गया है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित करी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने बताइए 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित करी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी या अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, या सभी। तो इसमें एक कोई थीम है, उसको आपको बताना है। तो इसके सही जवाब क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता। क्वेश्चन आप याद जरूर रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जरूर। आप ये समझ लो, ये जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इससे क्वेश्चन निकल के 100% आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप, नाम क्या है? सृजन मोबाइल ऐप, सृजन नाम है, किसने लॉन्च किया है? किसको कम करने के लिए? मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। देखो ये कीवर्ड है, इनको आप हाईलाइट करते चलिएगा। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो बताइए कौन सा है? तो पंजाब राज्य है जो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप को इसने लॉन्च किया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में 55वीं
विश्व आर्थिक फोरम 2025, विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं दावोस स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, कजान रूस। तो कहाँ पे किया गया? तो आप जानते हैं कि जो इसका आयोजन किया गया था वो 20 से 24 जनवरी, कब? 20 से 24 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया। और 20 से 24 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया तो वो कहाँ पे किया गया ये सब आप जानते होंगे कि दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था 20 से 24 जनवरी के बीच में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को लॉन्च किया या शुरुआत करी है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार। तो किसने चालू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने चालू किया है। क्या नाम दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? बताइए। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रुचिरा कंबोज, कमला हैरिस, ऊषा विंस या तुलसी गेबार्ड। तो कौन बनी है? तो ऊषा विंस बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली नाम क्या है उसका? कवचम। क्या नाम है? कवचम का अनावरण किया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो ये है, बिहार, केरल, उत्तराखंड, नागालैंड। बिहार, केरल, उत्तराखंड, नागालैंड। तो इनमें आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, जिसने कवचम को प्रणाली को चालू किया है। तो इसका सही जवाब क्या है? केरल। क्या है? केरल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कवचम का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है कि केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका नाम है कवचम। देखो किस तरीके से इसको लिखा है, कवचम। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया। कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत? समन परियोजना, जोखिम समन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाएगा, जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को अपने को सक्षम करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों, किस पे? चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग शुरू की है? देखो अब क्या पेड़ कौन से हैं? चिनार के जियो टैगिंग शुरू करी है। अब आपको अगर आपने मौसम वाला जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि चिनार के पेड़ों की लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो आप तुरंत इस चीज़ का उत्तर लगा देंगे। तो जियो टैगिंग करी है तो वो करी है कहाँ पे? ऑप्शन आपके देंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली या उड़ीसा। तो चिनार के पेड़ आपको पता है कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत थे। अब इन दो ऑप्शनों में आपको सस्पेंस होना चाहिए, तो वो जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? क्या है प्रणाली का? क्या नाम है? ये युद्ध क्षेत्र से संबंधित है प्रणाली संजय। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गिरिराज सिंह या राजनाथ सिंह। तो ये इसको किसने किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रणाली का क्या नाम है? संजय। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, अशोक कुमार, संजय मिश्रा या शक्तिकांत दास। तो कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार को UIDAI का नया CEO बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन का अनुसंधान सुविधा शुरू की है?
नाम क्या रखा है? सैलो वेब बेसिन अनुसंधान। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो बताइए किसने इसको शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको चालू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड का मतलब होता है पढ़ना, डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? समझ रहे हो ना? किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अगर डिकोड कर लेते हो यानी पढ़ लेते हो, तो चाहे वो व्यक्ति हो या संगठन, उसको $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा करी। यानी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, $1 मिलियन। ठीक है, तो बताइए किसने इसको चालू किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताइए आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, तमिलनाडु, असम, बिहार या त्रिपुरा। तो किसने किया है? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने ये घोषणा करी है कि अगर जो कोई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई संस्था पढ़े या फिर कोई एक व्यक्ति पढ़े तो उसको क्या मिलेगा? तो $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा करी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था, कौन सा मंत्रालय था जिसने सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने इसको सुधारों का वर्ष घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हाँ, अभी ये आपको ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि वो इंटरनेशनल तरीके से उसका इन्वेस्टिगेट करा जाएगा कि अगर कोई क्रिमिनल या भगोड़ा अगर देश से बाहर चला जाता है तो इंटरपोल की जो पुलिस है वो भी इसको मदद करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो किसने इसका उद्घाटन किया है? तो आप जानते हैं, ऑप्शन आपके दे गए हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या धर्मेंद्र प्रधान। तो किसने किया है? तो इसका अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? क्या नाम है? सैयद किरमानी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, स्टम्प्ड या प्लेइंग इट माय वे, नो स्पिन, 281 एंड बियॉन्ड। तो बताइए किसने क्या नाम आपका आत्मकथा का क्या नाम दिया है सैयद किरमानी की? तो आत्मकथा का नाम क्या दिया है? स्टम्प्ड। क्या नाम दिया है? स्टम्प्ड इसका सही जवाब। इनका जब जन्मदिन था 75वें जन्म दिवस के उसमें उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी थी, तो उसी के लिए इसका नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंस ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? तो बताइए, संजय दत्त, इरफान खान, सलमान खान या अक्षय कुमार। तो किसको शामिल किया है? तो ऑप्शन आपका सही है, इरफान खान। तो दोस्तों आज की क्लास पूरी कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास आपको? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिए, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।